जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। लेकिन उससे पहले आपका होस्ट और आपका दोस्त, मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। सुबह के 10 बज चुके हैं साथियों, और यकीन जानिए इस 10 बजने का इंतजार, ये लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा ना तो ये 10 बजे का समय तो सारी जिंदगी याद रहने वाला है। ये वो 10 बजे का समय है जिसके लिए हम पिछले 10 घंटे गुजारते हैं कि कब 10 बजेंगे, कब 10 बजेंगे, कब 10 बजेंगे। शुभ सवेरा अमर सर आपके लिए। नितिन सुतार जी, मेरे इरादे मेरी तकदीर बदलने को काफी हैं, मेरी किस्मत मेरी लकीरों की मोहताज नहीं। क्या बात है नितिन भाई, थैंक यू सो मच। सोनिका गोदारा मैम, स्वागत है आपका। मंगलाल सुथार जी, गुड मॉर्निंग। पंकज उपल सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाइस प्रिंसिपल हैं गुड डे डिफेंस स्कूल के। गुड डे डिफेंस स्कूल जैसा हम बता भी रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन ओपन है। यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। अनु कामरा जी, गुड मॉर्निंग। दिनेश गर्ग सर, गुड मॉर्निंग। पंकज उपल सर, जय हिंद सर। पलक माहेश्वरी जी, पूजा वस, गुड मॉर्निंग। मंगलाल सुथार जी, जय हिंद सर। यूवी सारस्वत, गुड मॉर्निंग सर। युवराज शर्मा, बीए बीएड। फिरोज बोदला सरपंच जी, गुड मॉर्निंग। रमेश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी, क्या बात है रमेश शर्मा जी। दोस्तों आप आज मेरी जो कोशिश रहेगी, कुमार कोविद सर, जय हिंद सर। ऋषि अरोड़ा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कुमार कोविद सर हमारे एडमिशन सेल के हेड हैं, हमारे करियर काउंसलिंग के हेड हैं। आपको किसी भी तरह की जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं आप उन पे कॉल करके कोई भी जानकारी एसकेडी के बारे में ले सकते हैं। अनुकामरा जी, अवर मॉर्निंग स्टार्ट्स विद अवर शख्सियत प्रोग्राम, क्या बात है। मोहन चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। अनुकामरा जी ऐसा लिख रहे हैं कि अवर मॉर्निंग स्टार्ट्स विद अवर शख्सियत प्रोग्राम। एम राठौर जी, गुड मॉर्निंग। सुराज दैया सर, वेलकम, स्वागत है सुराज सर आपका। दीपक बिश्नोई जी, ओके। जितेंद्र, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज मैं कोशिश ये करूंगा कि आज आधे घंटे का मेरा पहला सेशन है जिसमें शालिनी पाठक मैम आने वाली हैं। और दोस्तों यकीन जानिए, मैं शख्सियत उसको नहीं मानता, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि शख्सियत वो नहीं है जो खुद मुकाम पर पहुंच गए, जो खुद बड़े बन गए। शख्सियत वो है जिनसे मिलकर, जिनसे प्रेरणा लेकर, जिनको देखकर बाकी लोग बड़े बन सके, बाकी कामयाब हो सके, बाकी जिंदगी में कुछ हासिल कर सके। आज मैं एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूं। और आज मैं कमेंट्स इसलिए भी कम पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास हाफ एन आवर का समय है। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के तमाम क्वेश्चन मैं शालिनी पाठक मैम तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं महाराणा प्रताप अवार्डी, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, सेफ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस, रिस्पेक्टेड शालिनी पाठक मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एसकेडी कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे एक शख्सियत प्रोग्राम में बुलाया। और इसके साथ ही मैं जितने भी लोग देख रही हूँ, सबसे पहले उन सबको ये कहूँगी कि कोरोना चल रहा है, बी सेफ, बी फिट, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है मैम, आपकी आवाज मुझे कुछ कम सुनाई दे रही है, एक बार आप थोड़ा माइक के पास में रखिएगा। अब एक बार बोलिएगा मैम। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि आज मैं सबसे पहले एसकेडी कॉलेज का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज एक मौका दिया गया मुझे शख्सियत प्रोग्राम में आने का। और मैं सभी जो लोग देख रहे हैं उन सबको कहूँगी कि क्योंकि कोरोना फैल रहा है तो अपने घर में रहें, सेफ रहें और इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर भी संजीव सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात थोड़ी सी वॉल्यूम, मैम आपको मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, बहुत कम वॉल्यूम है, शायद एक बार मोबाइल की वॉल्यूम आप चेक करें। चलिए जी, बहुत बहुत बढ़िया मैम। शालिनी मैम, मेरा पहला सवाल, तमाम लोग आपसे, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, तमाम लोग जुड़ चुके हैं। मैं पहली बार थोड़ा तरीका बदल रहा हूं शख्सियत प्रोग्राम का। मैं अक्सर शख्सियत की जिंदगी के बारे में ज्यादा सवाल पूछता हूं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल फेस किया, चुनौतियां, लेकिन मैं आपके जीवन के बारे में कम। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि खिलाड़ियों के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। स्पोर्ट्स में क्या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे अवसर हैं, ऐसे मौके हैं, ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं क्या? तो फिलहाल बस आपकी शुरुआत लाइफ की कैसे हुई, आप गेम्स में कैसे आए, और फिर हम उस तरफ मूव करेंगे सवालों की तरफ। सर मैं आपको बता दूं, मैं जो हूँ राजस्थान से, जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर खुद कबड्डी के नेशनल लेवल प्लेयर रहे हैं। तो एक अपन ये कह सकते हैं ना कि बच्चा जब शुरू से जो चीज देखता है उस देखिए आवाज का थोड़ा सा इशू है, आवाज भी आने लगेगी। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक हमारी आवाज आए, जब तक मैं हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं, आप लोग, रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा आप लोगों से परिचय हो जाए, तारुफ हो जाए, तब तक हम कोशिश करेंगे। अलबदी जाट साहब, दीपक कुमार जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब, तमाम लोगों का, मौजू यादव जी स्वागत है। पिंकी कोले मैम, वंदे मातरम, स्वागत है। आप तमाम लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है, आज मेरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों
कि हम लोग आपस में एक दूसरे से डेली जुड़ते हैं, डेली हमारा कनेक्ट रहता है, डेली लगाव रहता है। आज हमारी कोशिश रहेगी आप लोग सवाल पूछिएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सवाल हो स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स में करियर को लेकर, क्या खेल में खेलने से अलग भी कुछ करियर होते हैं, तो मैं आप लोगों के आज सवाल मैम तक पहुंचाना चाहूंगा। आई वुड लव टू हैव योर क्वेश्चंस। यू भी नमस्कार, प्रियंका जोशी जी गुड मॉर्निंग, दीदी क्या बात है, रहमत पुनिया जी, इंदर सिंह भाटी जी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आइए 1 मिनट में फिर मैम से दोबारा जुड़ाव हो जाएगा, तब तक मैं आप लोगों से परिचय कर लूं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार है, मैं इसको एक्सटेंडेड फैमिली बोलता हूँ, मैं परिवार बोलता हूँ इसको। राजेश सैनी जी एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से, शालिनी जी पाठक का हार्दिक अभिनंदन, क्या बात है। थोड़ा माइक को मुंह के पास रखे हैं। मेरा राठौर साहब कह रहे हैं रमन झा जी आप कहते हैं इससे आपको क्या सब सीखने को मिला अमर सर, क्या बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं सवाल बिल्कुल पूछूंगा रमन सर। शालू शर्मा जी होपिंग फॉर बेस्ट सेशन अगेन। एसके सिद्धार्थ जी, मैं चित्रेश कुमार सुदास बीकानेर से, क्या बात है सुथार साहब, आपसे तो हम लगातार संपर्क में हैं, डेली आपसे जुड़ना होता है, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। सुरेश कासनिया जी राधे राधे जी, सोनू दहिया जी सुप्रभात। दोस्तों थोड़ा परिचय हो जाए, नाम तो हम सब एक दूसरे का जानने लगे हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। भवानी जस्सू जी, सर जी मेरा सवाल ज्वलंत है क्या मैं पूछ सकता हूँ? सर जितने भी सुथार साहब, ज्वलंत से फर्क नहीं पड़ता, तहजीब और दायरे में सवाल हो, ज्वलंत तो हो। हम तो ज्वलंत सवाल पूछने के लिए, अरे पत्रकार का, एंकर का पहला ही काम ज्वलंत सवाल पूछना है सर, बिल्कुल पूछिए। लालचंद मानव सर, देखिए एक बात आपने बात छेड़ दी इसी के सुथार साहब, पॉइंट समझना, आप तो अपना सवाल पूछिए, मैं इस पॉइंट को कहीं और ले जा रहा हूं। अक्सर हम सबने एक डायलॉग सुना है कि सच कड़वा होता है। मैं ये कहता हूं कि ये किसने कहा है कि सच कड़वा होता है? अगर मैं कहूं, आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों जो मैं कह रहा हूं। हम कहते हैं सच हमेशा कड़वा कहता होता है। मैं एक बात कह दूं दोस्तों, हो सकता है कि सच हमेशा, हो सकता है हर सच्ची बात कड़वी हो, पर जरूरी नहीं है कि हर कड़वी बात भी सच्ची हो। तो दरअसल हम कड़वे बोलकर उसे फिर सच का नाम दे देते हैं और बोलते हैं देखो जी सच तो हमेशा कड़वा होता है। तो ऐसा नहीं है। जब सच को सही तरीके से बोला जाता है तो सच और अच्छा हो जाता है और बेहतर हो जाता है, और हम सब ये जानते हैं। अभिमन्यु नथानिया जी गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। शालू शर्मा जी वेरी वेलकम टू मैम सर बिहाफ ऑफ एसकेडी यूनिवर्सिटी इसी के। बिल्कुल सुधार साहब स्वागत है आपका, ज्वलंत सवाल जरूर पूछें सर, आपका स्वागत है सर। मैं खुद चाहता हूं कि सवाल ऐसे हों जिनके जवाब अगर हमें मिले तो सीके सर आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी सुधार सर। वैसे एक पॉइंट और मैं छेड़ दूं, सवाल भी 2 तरह के होते हैं, एक एक्सीडेंटल क्वेश्चन, एक डेवलपमेंटल क्वेश्चन। डेवलपमेंटल क्वेश्चन हमेशा उसे बोलते हैं जिसका आंसर मुझे मिलने के बाद शायद मेरी जिंदगी एक लेवल अप चली जाएगी, एक स्टेप अप चली जाएगी, अप स्किल हो जाएगी। एक्सीडेंटल सवाल उसको बोलते हैं जिसका जवाब मिल भी जाए तो मेरी जिंदगी में कोई बदलाव, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, बिल्कुल डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछें। वेलकम टू बोथ ग्रेट पर्सनैलिटीज फ्रॉम GDDS स्टाफ। ज्योति इंसान मैम थैंक यू सो मच, गुड डे डिफेंस स्कूल। दोस्तों श्री कुशालदास विश्वविद्यालय और गुड डे डिफेंस स्कूल, ये 2 ऐसी संस्था हैं जो एजुकेशन सिस्टम में एक अमूल चूल, जिसको हम क्रांतिकारी या 360 डिग्री का रिवॉल्यूशनरी चेंज लाने के लिए समर्पित हैं, और आप लोग इनसे जुड़े हुए हैं। आप लोग तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, स्वागत है। अमरजीत सिंह जी गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों थोड़ा परिचय हो जाए ताकि हम लोग, राजेश सैनी अमर सर जी नमस्कार, सीधा सा सवाल है हम किस उम्र तक विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है राजेश सर, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे ही शालिनी पाठक मैम, आज राजेश सर हमने कोशिश भी ये करी है कि आज हम कुछ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई यूथ स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहे तो उसके पास क्या तो अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं, क्या कुछ डिपार्टमेंट्स भी ऐसे हैं जो वहां पर सपोर्ट करते हैं, या खेल का मतलब केवल मैदान में खेलने से होता है, या इसमें कुछ और करियर भी होते हैं। जैसे ही हमारा शालिनी पाठक मैम से कनेक्ट बनेगा तो डेफिनेटली इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बस मेरा ये मानना है जब तक कनेक्ट नहीं बनता तब तक चलिए हम कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं। शर्वण माली जी नमस्कार सर, आपने कहा करेंगे, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया रिकॉग्निशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तमाम लोगों का धन्यवाद। देखिए दोस्तों बड़ा नकारात्मक माहौल चल रहा है, बड़ा नेगेटिव माहौल चल रहा है, और ऐसे नेगेटिव माहौल में हमारे आज के मेहमान मारवाड़ संस्था हनुमानगढ़ सुरेंद्र साई जी, बिल्कुल क्या बात है, सुरेंद्र साई जी जुड़े हुए मारवाड़ संस्था हनुमानगढ़ से। सुजीत जाट जी गुड सर। दोस्तों एक पॉइंट समझिए, मैं एक बात कहता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये किस्सा। शायद मैं एक बार पहले भी इस किस्से को सुना चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ जितने मेरे सुनने वाले हैं इस किस्से को अगर मैं 10 बार भी सुना दूं, ये वो किस्सा है, ये वो घटना है जो मेरे पापा जी ने मुझसे कही थी,
और ये घटना मैं दिन में कम से कम 1-2 बार तो अपने साथ दोहरा लेता हूं। अब सुनिए क्या घटना है कि एक मकान में एक चिड़िया रहा करती थी। एक बार उस मकान में आग लग गई। मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन फिर सुनिए, ये तो ऐसी बात है कि जब तक अमल में ना आ जाए, जब तक हमारे अंदर ना आ जाए, 50 बार भी सुन ले, 50 बार भी सुनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, इसे अपने अंदर लाएं, अपने अंदर इम्बाइब करें। एक मकान में एक चिड़िया रहा करती थी। एक बार उस मकान में आग लग गई। जब मकान में आग लगी तो सब लोगों ने कोशिश करी उस आग को बुझाने की। किसी ने पानी बाल्टी से डाला, किसी ने पाइप से पानी डाला, जिसके पास जो रास्ता था उसने कोशिश करी। तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी ला लाकर, वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग पर डालने लगी। वहां एक हमारे जैसा समझदार कौवा भी था। वो कौवा उस चिड़िया से बोला कि चिड़िया, तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है? तेरे एक चोंच से ये तू चोंच में पानी भरकर ला रही है, तेरे एक चोंच पानी से ये आग बुझ जाएगी क्या? चिड़िया बोली कि देख कौवा, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे एक चोंच पानी से ये आग नहीं बुझेगी, पर मैं ये चाहती हूं कि जिस दिन इस घटना का जिक्र किया जाए, जिस दिन इस कहानी का जिक्र किया जाए, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में आना चाहिए, तमाशा देखने वालों में नहीं। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, लॉकडाउन भी वही घटना है, चुनौतियां भी वही घटना है, परेशानियां। आप किसी संस्था से जुड़े होंगे, किसी परिवार से जुड़े होंगे, किसी कॉलेज से जुड़े होंगे, किसी कंपनी से जुड़े होंगे, किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े होंगे, आप अपने परिवार से जुड़े होंगे। आप अपने आप से ये पूछिए, इन विषम परिस्थितियों में, इन आग लगने वाली घटनाओं में, इन मुश्किल हालात में आप तमाशा देखने वालों में खड़े हैं या आग बुझाने वालों में? क्या मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है? क्या कहीं मैं मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम पॉजिटिव बातें तो कर सकता हूं, कम से कम सकारात्मक बातें तो कर सकता हूं, कम से कम लोगों से पॉजिटिव बातें तो कर सकता हूं। इन हालात में जिसने पॉजिटिव बात कर ली ना दोस्तों, यकीन जानिए वो भी दुनिया का बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, वो भी दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रहा है इस समय हालात में। तो कम से कम हम आग बुझाने वालों में हो, तमाशा देखने वालों में नहीं। और एक बात और दोस्तों, एक बात और समझना, जो मैं अपने आप से हमेशा कहता हूं, ईश्वर ने एक लाइन खींची है और लाइन के दोनों तरफ आग बुझाने में आना चाहिए, आग लगाने में नहीं। क्या बात है मांगीलाल सुतार साहब, थैंक यू। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, ईश्वर ने एक लाइन खींची हुई है और उस लाइन के दो तरफ लोग हैं। एक लाइन के तरफ लोग हैं लेने वाले, जिनको ईश्वर ने इस लायक नहीं बनाया। देख रहे हैं आप, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिनके पास कमाई के साधन नहीं है, रास्ते नहीं है। और लाइन के एक तरफ पैदा किए हैं दे सकने लायक लोग, जिनके पास देने के लिए कुछ है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, और कुछ ना हो तो हौसला हो। अब मेरा बस एक पॉइंट समझना जो मैं कहना है। क्या बात है सरदार साहब, क्या बात कही आप ये बढ़िया पॉइंट कहा आपने। मेरा एक पॉइंट समझना, अगला जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं, मेरा एक पॉइंट समझना। भगवान ने हम लाइन के एक तरफ, कुछ लोग एक तरफ बनाए हैं लेने लायक गरीब लोग, मजदूर लोग, परेशान लोग, इस समय जिनको जरूरत है वो लोग। लाइन के एक तरफ हम जैसे लोग, आप जैसे लोग बनाए हैं जो दे सकने में सक्षम है। अब मेरा बस पॉइंट सुन लीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सत्यनारायण जी स्वागत है आपका, सुखदेव सर स्वागत है आपका। मेरा पॉइंट समझना। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर किसी का क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए, किसी का टीम में सिलेक्शन हो जाए, स्पोर्ट्स की टीम में, हॉकी में, फुटबॉल में, किसी भी टीम में सिलेक्शन हो जाए, और अगर वो परफॉर्म ना करे, तो मुझे बताइएगा जरा। मनीष जोशी जी स्वागत, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए मैनेजमेंट फिर क्या करता है? मान लो मेरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया और मैं रन नहीं बना पा रहा हूं, विकेट नहीं ले पा रहा हूं, स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, तो बताइए अब मैनेजमेंट क्या करने वाला है मेरे साथ? जरा मुझे बताइएगा, आंसर चाहता हूं मैं इस बात का आप लोगों से। जरा मुझे आंसर बताइए, क्या क्या करने वाले मैनेजमेंट मेरे साथ? अगर मैनेजमेंट ने मुझे टीम में लिया, सरवाम माली जी, एडमिशन के प्रोसेस के लिए सर एक नंबर स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे, आपका स्वागत है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी सर, बिल्कुल बताया जाएगा। मोना कासवान जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। मैं क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, मेरा किसी भी टीम में सिलेक्शन हो गया, अब मैं रन नहीं बना रहा हूं, मैच में स्कोर नहीं कर रहा हूं, विकेट नहीं ले रहा हूं, मैनेजमेंट मेरे साथ क्या करने वाला है? जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फिर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, एक मैसेज देना चाह रहा हूं, जरा मुझे बताइए दोस्तों।
मैं जानता हूं आंसर आने में, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है ऑनलाइन, लेकिन अगर एक दो लोग भी मुझे बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज आप तक आ रही है, कनेक्ट हो पा रहा हूं मैं आप लोगों से। तो जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वो मुझे आंसर दे सकते हैं। यू आर रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट वन। कुमार कोविद सर कह रहे हैं, हमारे एडमिशन सेल के हेड, हमारे करियर काउंसलिंग के हेड कुमार कोविद सर कह रहे हैं कि मुझे निकाल दिया जाएगा। हर्ष भारती नागपाल जी गुड मॉर्निंग, टीम से निकाल देंगे। यू भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तमाम लोगों का आंसर मैं जानता हूं, तमाम लोगों का आंसर ये होगा कि हमें उस खेलने वाली टीम से निकाल दिया जाएगा और मैदान के बाहर बैठा दिया जाएगा, या दर्शकों में बैठा दिया जाएगा, या ताली बजाने वालों में बैठा दिया जाएगा, पर खिलाड़ियों की टीम से, खेलने वाली टीम से निकाल दिया जाएगा। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, ईश्वर ने हमें दे सकने लायक वाली टीम में पैदा किया है। हमें ईश्वर ने दे सकने लायक वाली टीम में पैदा किया है, जो किसी को देने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो, और चाहे वो हिम्मत हो। और अगर हमने इस वाले ग्रुप में, इस वाली टीम में, इस वाली लाइन के इधर परफॉर्म नहीं किया, वो काम नहीं किया जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस लाइन में बनाया था, दे सकने वाली लाइन में, तो अब भगवान अब आपसे कहेगा, आजा बेटा, तू परफॉर्म नहीं कर रहा है, तू दे सकने वाली टीम में रहने लायक है ही नहीं, अब तू यहां से उठ, अब मैं तुझे लेने वाली लाइन में डाल दूंगा। अब तू किसी देने लायक नहीं बचेगा, अब तू दूसरों से मांगने लायक हो जाएगा, दूसरों से मांगता फिरेगा। दोस्तों, भगवान ने देने वाली टीम में पैदा करे हो, इस टीम में परफॉर्म करते रहो, देने का काम करते रहो, मदद करने का काम करते रहो, सपोर्ट करने का काम करते रहो, हौसला बढ़ाने का काम करते रहो, ताकि सारी जिंदगी देने लायक रहो। वरना ईश्वर इस देने वाली टीम से निकालकर उस लेने वाली, मांगने वाली, मजदूर वाली, गरीब वाली, परेशान वाली टीम में डाल देगा। फिर आप शिकायत करते फिरेंगे कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। तो दोस्तों, देने वाली टीम में बनाए हैं, देने वाली टीम में बने रहिए। जितना हम सब कुछ, सब नहीं दोस्तों, देखिए, यकीन जानिए, हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर हम सब कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। हम सब कुछ नहीं कर सकते, और हम सब कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो कोई ना कोई खूबी थी, तभी सिलेक्शन हुआ आपको। अरे वाह सुधार साहब, पॉइंट तो आपका सही है। सुधार साहब, कंडीशन ये थी कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, सिलेक्शन होने के बाद अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा। कंडीशन ये थी। सिलेक्शन हो जाने का मतलब परमानेंसी नहीं होता। हजारों खिलाड़ी आते हैं, हजारों निकाले जाते हैं। सुधीर जाट जी कह रहे हैं, आज के टाइम में कुछ भी असंभव नहीं है अगर लक्ष्य सही हो। क्या सबके लिए, सब एक के लिए, क्या बात है। तमाम लोग आइए, पॉजिटिव लोग जुड़ते हैं, आइए पॉजिटिव लोग जुड़ते हैं, सकारात्मक लोगों। शालू वेल शुड नेवर गिव अप, वेल सेड। क्या बात है शालू जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक पॉइंट और समझना, पॉजिटिव एक बात बताता हूं आपको। देखो, इस दुनिया में बुराई भी है, इस दुनिया में अच्छाई भी है। अक्सर लोग कहते हैं इस दुनिया में बुराई बहुत है, पर मैं आपको बताऊं इस दुनिया में अच्छाई ज्यादा है। फिर ये बुराई ज्यादा दिखती क्यों है, आइए इस पॉइंट को। राजेश सैनी जी, श्रीमान, आपने मेरा सवाल पढ़ा, धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय पर सिलेक्शन के लिए उनकी मैं राजेश सर, जैसे ही शालिनी पाठक मैम जुड़ेंगे, दरअसल मैं तो अभी शालिनी पाठक मैम नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उस खाली समय को खाली ना छोड़कर भरा हुआ समय बनाना चाह रहा हूं। उस समय को जब गैप आ गया, मैं उस पुल का काम कर रहा हूं फिलहाल। बेसिकली मैं कोशिश, देखिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अब नेटवर्क का रोना रो के बैठा रहूं, आप समझने की कोशिश करिए कि यार नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क में ये समस्या है, उससे आपका क्या भला हो जाएगा, उससे मेरा क्या भला हो जाएगा। मैं पॉजिटिव बातें कर लूं ना उस दौरान, अगर मैं उस समय कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव बातें कर पाऊं। देखिए, हमारे पास हमेशा जिंदगी में दो मौके होते हैं, दो चॉइस होती है हमेशा जिंदगी में, दो चॉइसेस होती हैं। या तो अब आप ये चुन लो, एक चुनौती आई, चैलेंज आया नेटवर्क का, आप भी ये लिख लो, अरे यार नेटवर्क नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं भी 4 बार माथा पकड़ के रोने लगूं, हाँ नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क। या तो हम ये खेल लें, नेटवर्क खेल लें, और या उसी समय का कुछ और से सदुपयोग कर लें। सुखदेव सिंह सर कह रहे हैं, लोग, हर्ष भारती सही कहा आपने, देने वाले का हाथ लेने वाले से हमेशा ऊपर ही रहता है। क्या बात कही है आपने, बिल्कुल। आपकी कमी को देखा जाएगा, उसको दूर किया जाना चाहिए। आपकी सकारात्मकता को सवाल है, सलाम है सुतार साहब, बहुत बढ़िया। सोनल गर्ग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। निकलना ही हल नहीं है, बिल्कुल सही है सुतार साहब, आपकी तो पॉजिटिविटी है। कुलदीप भाटी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन सुतार साहब, अगर ऐसे ही चलता रहता ना, तो आज से 40 साल पहले जो टीम बनी थी वही खेलती रहती, वो कभी निकलती ही नहीं।
उसी को सुधारते रहते लोग, उसी को सुधारते रहते, उसी को सुधारते रहते, उसी को सुधारते रहते, उसी को सुधारते रहते। हो सकता है आप अच्छे खिलाड़ी हो और आपका फोकस कहीं और हो, या आपका कोई टेंशन हो। बिल्कुल सुधार साहब। और जिस खिलाड़ी का फोकस कहीं और हो और उसे कोई टेंशन हो, उसे टीम से बाहर बैठा देना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि बेटा अपना फोकस सुधार ले, अपनी टेंशन सुधार ले, और तेरा टीम में पुनः स्वागत है। और तुम्हारा टीम में पुनः देखिए, समझिए दोस्तों, समझिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा अगला पॉइंट समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था, मेरा पॉइंट क्या था। चुनौतियां, समस्याएं, परेशानियां हमेशा रहेंगी जिंदगी में। हम क्या कर सकते हैं समझना, हम हमेशा ये, अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, हम हमेशा चुनौतियों से और मुश्किलों से डरते हैं। अजय मलकत जी सुप्रभात, चेतराम चार जी गुड मॉर्निंग, मनीष कुमार जी खूबी अमर, यही आपकी खूबी अमर से तभी आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आज भारती मैम, थैंक यू। हर कार्य के पीछे कारण होता है, बस उसी को दूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ साहब, बिल्कुल सिद्धार्थ साहब। आइए दोस्तों, मुश्किलों के बारे में थोड़ी बात करके देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप मुझे कमेंट में बोलते रहिएगा। सतीश फैसला भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब कमेंट में मुझे बोलिएगा, मैं एक बात पूछूंगा, आप मुझे कमेंट में आंसर करिएगा। हम हमेशा चाहते हैं जिंदगी में चुनौतियां हैं, परेशानियां, दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, मुसीबत हैं। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों जरा, कि जब बाज या कोई पक्षी आसमान में उड़ता है तो उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी दिक्कत क्या महसूस होती है, कि उसे उड़ने से क्या चीज रोक रही है? ऐसी कौन सी चीज है, अगर वो ना हो तो वो बहुत तेज उड़े, बहुत तेजी से उड़े, उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा क्या लगती है? जरा बताइए। वकार अहमद साहब गुड मॉर्निंग, जगदीप भाटी साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सुखदेव सिंह जी, लोग सिर्फ कमियां देखते हैं, खूबी नहीं। सुखदेव सर, मैं उन लोगों में तो फिर हम भी आते होंगे सर, उन लोगों में तो आप भी आते होंगे, क्योंकि जब आप लोग कह रहे हैं, अगर मैं इस दुनिया में 100 करोड़ लोग मान लूं तो ये सेंटेंस तो 100 करोड़ लोग लिखते हैं कि लोग सिर्फ कमियां देखते हैं। और अगर 100 के 100 करोड़ लोग ये कह रहे हैं, ले दीजिए, हमने कमियां नहीं, हमने खूबियां देखी। शालिनी पाठक मैम वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक टू इंडिया मैम। थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, आई थिंक अब मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही होगी। बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है मैम। और स्पोर्ट्स पर्सन की खूबी यही होती है कि उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम से फर्क नहीं, उन्हें प्रॉब्लम से ही फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो प्रॉब्लम्स के ही गहने पहनते हैं, प्रॉब्लम्स के गहने बना के पहन लेते हैं। क्या बात है मैम। मैम समय का अभाव रहेगा तो हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डू, एक ब्रीफ आप अपनी लाइफ में, आप स्पोर्ट्स की तरफ कैसे मूव किए? मैंने तो सुना था पहले आप रेस करते थे, 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर हर्डल में थे, कबड्डी में, ये थोड़ा सा आप मुझे बता दें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें क्या होती है, अपनी जीन्स में होती है। मेरे फादर खुद कबड्डी के नेशनल लेवल प्लेयर रहे हैं, तो एक शुरू से माहौल घर में जो रहा है वो कबड्डी का रहा है, कबड्डी मैंने देखी है। और मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट देके समझाना चाहूंगी। छोटे जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेला करते हैं। हमारे घर के हालात ये हुआ करते थे, वहां इतने सारे प्राइज, शील्ड, ट्रॉफीज हुआ करती थी, तो वो देखते हुए बचपन बीता कि किस तरीके से मेहनत की जाती है और उसका रिजल्ट पाया जाता है। हमारे घर पे एक बार, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, कोई मिलने आए तो उन्होंने देख के, हमारे घर के ड्राइंग रूम को देख के ये बोला कि आपके घर में क्या प्राइज बनाने का काम है, फैक्ट्री है क्या, लाइक आपके घर में अच्छा कि शील्ड बनाने का काम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक मोटिवेशनल शुरू से ही रहा। मेरे ब्रदर खुद बॉक्सर रहे हैं नेशनल लेवल के, तो एक माहौल जो होता है स्पोर्ट्स का शुरू से घर में रहा। मैम ये पॉइंट आपने बहुत बड़ा कहा है, और मैं चाह रहा हूँ एक बार अगर पेरेंट्स सुन रहे हो, या कभी ना कभी हर कोई पेरेंट्स तो बनेगा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैम, कि फैमिली सपोर्ट और माहौल, इन दो चीजों का कितना बड़ा रोल है किसी व्यक्ति के स्पोर्ट्स पर्सन बनने या किसी भी व्यक्ति के वो बनने में जो वो बना है, चाहे वो चोर बना हो, चाहे वो डकैत बना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन बना हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे एक दिन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आपको 100 बार जब आप हार देखोगे तो उसके बाद में एक बार आपको जीत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको फैमिली का या माहौल का पॉजिटिव सपोर्ट नहीं होगा तो खिलाड़ी बहुत जल्दी गिव अप कर देता है कि सफलता नहीं मिल रही, या फिर सिचुएशन ऐसी होती है, हार को झेल नहीं पाता, या वो पावर नहीं होती खिलाड़ी के अंदर कि उस हार को अडॉप्ट कैसे करे, कि उस हार के बाद में अगले दिन नेक्स्ट डे अगेन प्रैक्टिस करने जाना है। तो जब तक परिवार का या पेरेंट्स का एक सपोर्ट पॉजिटिव नहीं होता तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या बात है मैम। पहले मैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मत पूछिए सर, मेरे को कबड्डी बाई चॉइस नहीं थी, बाई लक मेरे को कबड्डी मिली, क्योंकि मैं एक एथलीट हुआ करती थी। और इंडिविजुअल गेम, मेरे पेरेंट्स भी ये चाह रहे थे कि टीम गेम में क्या होता है कि सर मेहनत सबको करनी पड़ती है, और विशेषकर कबड्डी। मैं आपको बता दूं सर, कबड्डी एक ऐसा खेल है जहाँ पे पसीने के साथ में खून बहता है। तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनका, स्पेशली अगर लड़की है, वो जब प्रैक्टिस करके घर आए तो पूरी पसीने से, मिट्टी से और
इंजरीज इतनी ज्यादा होती हैं, तो ये था कि आप कोई इंडिविजुअल गेम या फिर कोई इंडोर गेम खेलें जिसमें इंजरीज की कम हो। लेकिन मुझे एक मैच मिला जिसमें, क्योंकि मैं फिजिकली फिट थी, तो कॉलेज की तरफ से ये हुआ कि आप क्यों ना कबड्डी की टीम में एक जने की कमी पड़ रही है और आप क्योंकि फिट है तो आ जाएं। तो मैंने कबड्डी इस तरीके से ज्वाइन किया, और मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। कबड्डी सुनने में बड़ा आसान लगता है कि जी। कबड्डी खेली तो कोई भी खेल लेगा, हम्म। लेकिन जब आप अकेले होते हो और आपको दूसरे विरोधी पाले में जाना है, जहाँ की 7 जने आपको वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको दबोचने के लिए तैयार बैठे हैं, और पूरी टीम का दारोमदार आप पे है कि आप वहां जाके उन 7 जनों को बीट करके एक बोनस पॉइंट लेके भी आएंगे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और शायद मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज यहाँ पे हूँ आपके सामने। मैं अक्सर मेरे मन में सवाल आता भी है, मैं भी सोचता हूँ कई बार, एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक तो होती है मैम स्पोर्ट्स की स्किल्स कि मैं क्रिकेटर हूँ तो मुझे क्रिकेट खेलनी आती है, मैं कबड्डी प्लेयर हूँ तो कबड्डी की टेक्निकल जो जो चीजें स्किल्स है वो मेरे अंदर है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि खिलाड़ी को, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि जो खिलाड़ी फर्स्ट क्लास में 100 मारता था वो इंटरनेशनल में जाता है, बल्ला ही टच नहीं होता उस पर। जो खिलाड़ी अपने गांव में या स्कूल की कबड्डी में सबसे कमाल था, जैसे ही 500 दर्शक देखने बैठे खिलाड़ी के हाथ पांव फूल गए। बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग होना, खेल से अलग उसका मेंटली स्ट्रांग होना, इमोशनली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है वो? बिल्कुल सर, मैं आपको एक किसका ही, जो आपने अभी एक बात बोली, मैं उसी को आगे लेके जाती हूँ। कबड्डी खेल विशेषकर हमारे गांव का खेल है। जब अगर कोई लड़की, स्पेशली लड़कियों की टीम एक ऐसी जगह पे खेलने जाती है कि जहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है, तो बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी आपको सुनने को मिलते हैं। वो चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे अपनी क्रिकेट टीम हो, हर गेम में कमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर खिलाड़ी उन कमेंट्स पे फोकस करने लग जाएगा तो वो खेल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले खिलाड़ी को इम्पोर्टेंट ये है वो एकाग्र रहे, उसका पूरा जो फोकस है वो केवल अपने गेम पे, अपने टीममेट्स पे और अपने कोच पे रहे। बाहर की ना वो सुने कि बाहर के लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अगर अपन क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, बाहर के लोग चिल्लाते हैं, अरे धोनी छक्का लगा दे, अरे कोहली 4 लगा दे। उनके बोलने से अगर वो प्रेशर वो झेल नहीं पाएंगे तो खेल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, खिलाड़ी को प्रेशर झेलना आना चाहिए। खिलाड़ी को केवल खेल नहीं, प्रेशर झेलना भी आना चाहिए। क्या बात आपने, बिल्कुल बड़ी बात। मैम एक राजेश सैनी साहब का एक सवाल था, सवाल ये था कि किस उम्र तक कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है या खिलाड़ी बन सकता है, किस उम्र तक, ऐसा कोई उम्र का कुछ? बिल्कुल सर, कोई भी दायरा नहीं होता उम्र का। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ कि मैं 2006 में जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे उसमें मैंने गोल्ड मेडल टीम की मैं सदस्य रही थी, और राजस्थान की मैं पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ। उसके बाद में, जी सर, उसके बाद में 2008 में मैंने राजस्थान पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, और क्योंकि डिपार्टमेंट की टीम नहीं थी, कबड्डी की टीम नहीं थी, तो मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा। और उस समय पिछले 5-6 साल मैं केवल स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई थी, लेकिन एज ए ऑफिसर मैं टीम को देख रही थी, उनको लुकआउट कर रही थी। लेकिन 2016 में, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल के गैप के बाद में अगेन राजस्थान पुलिस की महिला टीम बनाई गई, और मुझे हमारे डीजीपी सर और एडीजीपी सर के द्वारा निर्देश दिए गए कि शालिनी, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आप खेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट आप दोबारा कोशिश करते। सर, एक खिलाड़ी जो कि 8 साल तक अपने फील्ड से दूर रहा हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी सर, कोई भी एज लिमिट नहीं होती। आज अपन खिलाड़ी अनूप है, राकेश कुमार है, या फिर मंजीत किलर है, जो कि एज में बड़े हैं, लेकिन अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आपने अपने आप को फिट रख रखा है, स्किलफुल हैं आप, और आप अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठा के खेलना जानते हैं, तो आप कोई एज लिमिट नहीं होती अगर आपकी फिटनेस लेवल और मेंटली आप स्ट्रांग है तो। क्या बात है दोस्तों, आज मैं आपके कमेंट्स के लिए माजरत चाहूंगा, समय क्योंकि बड़ा अभाव रहेगा, तो मैं चाह रहा हूं मैम की ज्यादा बातें हम तक पहुंच जाएं, तो आपके कमेंट्स मुझ पर उधार रहेंगे कल के लिए। शालिनी मैम, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, स्पोर्ट्स खेल केवल खिलाड़ी को संतुष्टि देता है या रोजगार भी देता है, कामयाबी भी देता है? आपको क्या क्या दिया और क्या क्या गेम देता है खिलाड़ियों को, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर, मैं बस इसका एक एग्जांपल, मैं आपके सामने बैठी हूँ, बात रही रोजगार की, तो राजस्थान सरकार की, विशेषकर मैं मुख्यमंत्री महोदय और खेल मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस समय जो हमारे राजस्थान का स्पोर्ट्स है बहुत ग्रो कर रहा है। सबसे पहले क्या होता था सर, पहले के जमाने में जो पेरेंट्स होते थे वो और खिलाड़ी दोनों इस बात से परेशान होते थे कि अगर आप कितना ही खेल लो, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो अंत में आप रोटी कहाँ से लेके आएंगे, खाएंगे कहाँ से। और क्योंकि खिलाड़ी की एक एज होती है, एक आपका एक ग्राफ होता है, मान लीजिए आपने 15 साल खेल को दे दिए और उसके बाद में आप अर्न नहीं कर पाए, तो खिलाड़ी भी टूटता है, उसका परिवार भी टूटता है, उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं सब नकारात्मक सोच लेके आते हैं।
और खिलाड़ी क्या करता है, इससे बचने के लिए पलायन करता है। मीन राजस्थान के खिलाड़ी कहते हैं बाहर जाके जॉब कर रहे थे, चाहे वो आर्मी में जाए, चाहे रेलवेज में जाए या फिर और अदर एजेंसीज में जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी सीएम सर का और खेल मंत्री महोदय का, जो कि खुद एक खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी राजस्थान को गिफ्ट दी है, और नॉट ओनली गिफ्ट कहूंगी, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। आज राजस्थान में 2% जो है, 2% कोटा। दोस्तों जरा सी रुकावट है, ज्यादा देर नहीं है, मैंने पहले भी कहा है में जी। तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे मेडल लेके आते हैं उनके लिए एक अलग स्पोर्ट्स पॉलिसी, मतलब बहुत अच्छी, उनको ए ग्रेड, बी ग्रेड, उनके अचीवमेंट के हिसाब से उनको जॉब दी जा रही है। तो जो ये बात है, खिलाड़ियों को खेलने के बाद में रोजगार नहीं मिलता, तो शायद मेरे हिसाब से अब राजस्थान का ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं बचेगा भविष्य में जो कि खेल रहा है, मेहनत कर रहा है और उसको रोजगार ना मिले। मैम मैं 3 महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स की वजह से आप जहां हैं आज वहां पहुंचे। जी सर। एक बात बताइए, जब बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट पैदा होता है, वो स्पोर्ट्स में करियर बनाने की सोचता है, तो शायद वो सबसे पहले ये सोचता है कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई में से उसे एक चीज चुननी है, स्पोर्ट्स चुन लो। जी सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नुकसान क्या है? क्योंकि जहां तक मुझे सुना है कि शायद आप जब स्पोर्ट्स के नाते जॉब मिलेगी तब भी आपकी ग्रेजुएशन है, 12th है या ऐसा, इसके भी कुछ प्रभाव होता है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, आप बताइए। सर ये ना केवल खिलाड़ियों में भ्रांति है और समाज में भ्रांति है कि खिलाड़ी अच्छा पढ़ाई में नहीं होता। खिलाड़ी भी ये सोच लेता है अपने आप कि मैं नहीं पढ़ सकता, जिसमें सर मैं बताना चाहूंगी खिलाड़ी जितना इंटेलिजेंट कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो कोई स्किल, नई स्किल सीखता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है, तो यानी उसमें लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट। लर्निंग कैपेसिटी। तो मैं जस्ट आपके माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को कहना चाहूंगी कि एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को साथ में लेके चलें। क्योंकि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल पुलिस का देती हूँ, क्योंकि मैं पुलिस से बिलोंग करती हूँ। मान लीजिए एक सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती आती है, जो कि बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होती है, उप निरीक्षक जो सब इंस्पेक्टर होता है, लेकिन उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सर हम जानते हैं वो होती है ग्रेजुएशन। अब मान लीजिए कोई खिलाड़ी कितना ही अच्छा खेल लिया हो, अगर वो ग्रेजुएट नहीं है तो वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ आके खिलाड़ी का लैक हो जाता है, नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई को एक साइडलाइन में रख देता है कि ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देता खेल के साथ में। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगी सारे खिलाड़ियों से कि पढ़ाई को साथ में लेके चलें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मान लो अमर चौधरी नाम का एक खिलाड़ी है, उसने नेशनल में गोल्ड भी जीत लिया, गोल्ड जीत लिया, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं है और उसे पुलिस में जॉब मिलेगी तो कांस्टेबल की मिलेगी, सब इंस्पेक्टर की नहीं मिलेगी। संभावना कम होती है सर, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी किसी भी जॉब के लिए। अगर आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, तो मैं भी मतलब ये भगवान से नहीं चाहूंगी कि आप छोटी पोस्ट पे जाए, तो क्यों ना पढ़ा जाए, थोड़ा सा एक पढ़ बेसिक लिया जाए। जी जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जरूरी नहीं है पढ़ाई में फिर आप टॉप ही करें, आपने कहा कि कम से कम 7 तो लेके चलिए, उसे छोड़िए तो मत। जी सर, बेसिक जो आपका है उसको क्लियर रखें। यस सर। जी जी जी। मैम एक सवाल और, क्योंकि आप कबड्डी से बिलोंग करती हैं, मेरा एक सवाल था, इस क्रिकेट में जो माँ का बेटा था ना, जो पहला बेटा था, वो इस देश में क्रिकेट था, बाकी तो सोतेले बच्चे थे, जितने भी खेल हुआ करते थे। तो क्या अब ये सोतेले बच्चे सगे बच्चों में बदल रहे हैं क्या धीरे धीरे? बिल्कुल सर, बदल रहे हैं। मैं आपको आंकड़े बताती हूँ कि पिछले साल प्रो कबड्डी चल रहा है आजकल, हमारे राहुल चौधरी हो गए या फिर मंजीत चिल्लर हो गए, अनूप हो गए, ये किसी भी क्रिकेटर या किसी भी और खेल के खिलाड़ियों से कम नहीं है। आज इनकी फैन फॉलोइंग हो गई। आज अगर आप किसी भी प्लेयर से, कबड्डी प्लेयर्स के बारे में उनकी उतनी सेल्फीज ली जाती हैं, ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, तो कहीं पे भी कबड्डी का जो लाइमलाइट है बहुत ज्यादा हो गया है प्रो कबड्डी के कारण। और कबड्डी की जो टीआरपी है प्रो कबड्डी के कारण, लगभग जो अपने आईपीएल है उसके समकक्ष कबड्डी चल रहा है। आने वाले सालों में होप फॉर द बेस्ट, कबड्डी शायद देश का बहुत ऊपर तक ग्रो करेगा। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है मैम केवल कबड्डी नहीं, काफी गेम्स अब ऐसे हो चुके हैं जिनमें बहुत डेवलपमेंट है। हमारे बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग हो गई, हमारे बैडमिंटन, टेनिस, ये खेल ऐसे हैं जहाँ पे राजस्थान, इंडिया जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और इंडिया नहीं राजस्थान भी बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, मैं ये जानना चाह रहा था, बड़ा सख्त डिपार्टमेंट होता है, आप लोगों के पास कानून की बहुत बड़ी व्यवस्था संभालनी होती है, आप लोगों का जो मेंटल प्रेशर होता है वो दूसरे तरह का होता है कि सिस्टम देखना आप लोगों को। तो क्या इसमें खेल के लिए भी कुछ गुंजाइश होती है? डिपार्टमेंट खेल के लिए कुछ करता है?
बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले का तो जब मैं भर्ती हुई तब का तो माहौल कुछ अलग था, लेकिन पिछले 8-10 सालों में जो खेल है, वो पुलिस जी। डिपार्टमेंट में बिल्कुल एक प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है। बहुत सारे मेडल, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी खुद की राजस्थान की बेटी जो सपना पूनिया है, जो कि ओलंपिक तक जाके आई है, या फिर हम्म। राजू चौधरी है, जो कि एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है, या फिर जो ममता ढाका है, जो कि सैफ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं राजस्थान पुलिस के, वो आज वहाँ तक जा रहे हैं और राजस्थान पुलिस में अब जो है वो स्पोर्ट्स केवल नाम मात्र के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट पे प्लेयर्स भी आ रहे हैं और हमारे डीजीपी सर, एडीजीपी सर, जो आरएससी जो चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं, वो खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हर टीम के साथ में, पुलिस की हर टीम के साथ में अपना कोच है, अपना फिजियो है, अपने कोचेज होते हैं, अपना डाइटिशियन होता है। तो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से राजस्थान पुलिस में ट्रेनिंग दी जा रही है। मैम, जब हम जॉब की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो क्या स्पोर्ट्स का मतलब केवल खिलाड़ी बन जाना होता है, मैदान में खेलना, या इसमें कुछ अदर करियर्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स में कुछ और करियर्स भी होते हैं? सर, बहुत सारे, जब आप टीम पे काम करते हैं तो टीम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इतने सारे खिलाड़ियों को साथ में लेके चलना, तो स्पोर्ट्स मैनेजर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं टीम के साथ में, मसाजर्स होते हैं। और आजकल तो मैं आपको खुद का मेरा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरे अभी लास्ट ईयर ही मेरे नी इंजरी हुई थी और अब शायद मैं एक्टिव प्लेयर के रूप में ना खेल पाऊँ क्योंकि ऑपरेट करा है। तो आई एम डूइंग एनआईएस, मैं डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रही हूँ बैंगलोर से, और आके मैं मेरी सेवाएं राजस्थान पुलिस और राजस्थान की टीम को देने वाली हूँ। तो कोच इटसेल्फ एक ऐसी चीज होती है जो कि नए खिलाड़ी प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारे खेल में केवल खिलाड़ी नहीं, बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। आप मैनेजमेंट है, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं और खेलों को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा लास्ट सवाल मैम, यस सर। एक लड़की 2006 में सैफ गोल्ड गेम्स में जाती है, मेडल जीतती है, फिर वही लड़की 2016 में 2008 के बाद 2016 8 साल बाद कम बैक करती है। तो ये लड़की ने पंगा कैसे लिया, मतलब 8 साल बाद? सर बिल्कुल, आपको पंगा मूवी देखनी चाहिए, आप समझ जाएंगे पंगा कैसे लिया। सर इसलिए पूछ रहा हूँ, जी ये सर, बिल्कुल। पंगा कहीं आपके लिए तो नहीं बनी है? नहीं नहीं सर, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कम बैक करते हैं। मैं सर आपको बताऊं कि खिलाड़ी की एज कुछ नहीं होती, ये नंबर्स होते हैं, एज केवल नंबर्स होते हैं। आपकी विल पावर और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और आपके ऊपर सपोर्ट सिस्टम कितना काम करा जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खिलाड़ी को केवल ग्राउंड में खेलना होता है, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम होता है आपका परिवार का, आपके कोचेस का, आपके सहायक खिलाड़ियों का, वो सब मैटर करता है खिलाड़ी को कम बैक करने के लिए। 8 साल के गैप के बाद मुझे कम्पीट उन लोगों से करना था जो कि एक्टिव प्लेयर थे। तो एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया 6 महीने का कि इनको कैसे फिटनेस लाई जाए, इनके डाइट पे कैसे काम किया जाए, इनके परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल सर, मैं तो ये कहूंगी लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप ठान ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। क्या बात है मैम, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को, पर उससे पहले आपका कोई मैसेज, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो परिवार हो, किसी को भी, जिसको भी आप ये कहना चाहते हैं, कोई सर कोई मैं कोई एक साथ में ही सबको लेती हूँ। पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को जो वो करना चाहते हैं, जो उनके ड्रीम्स हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, लड़कियां हो स्पेशली, उनको मौका दिया जाए। मौका बहुत मिल रहा है, लेकिन उनको आगे बढ़ाया जाए। घर से शुरुआत होती है, आप उनको मोटिवेट करें। खिलाड़ियों को स्पेशली मैं ये कहूंगी, या यूथ है उनको ये कहूंगी, पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस होता है। सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलती, कई बार उसमें बहुत सारी हार देखने के बाद में सफलता मिलती है। तो पेशेंस बनाए, एकदम से कोई भी रातों रात हीरो नहीं बनता, 1000 बार जीरो बनने के बाद में वो हीरो बनता है। तो हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क, कोई शॉर्टकट नहीं होता है स्पोर्ट्स में। क्या बात है, यकीन जानिए शालिनी पाठक मैम, मतलब नेटवर्क के इश्यूज बहुत आते हैं, यस पर सर। मुझे पहली बार दुख हुआ है। मैं हमेशा नेटवर्क के इशू को झेलने में हमेशा मानता हूँ कोई भाई नेटवर्क ना मेरे आपके ना हाथ में, पर पहली बार मुझे दुख हो रहा है कि नहीं आया होता तो हम प्रोग्राम और मतलब हमें बहुत जानकारी आपसे मिली होती। बहुत मतलब यकीन जानिए इतनी सारगर्भित आपने जानकारी दी है इतने कम समय में, और मुझे लगता है खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा ये प्रोग्राम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस मंच पर आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों यकीन जानिए इतनी बड़ी बात इतने आसानी तरीके से मैम ने हमें समझा दी है। हमें कई बार इंफॉर्मेशन सही मिल जाए तो शायद हम हमारी मंजिल पे हम आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं आज माजरत चाह रहा हूं जिन लोगों के मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि शख्सियतों से मैं आपको रूबरू कराऊं। रमेश मेघवाल सर ने कमेंट लिखा है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपका। आपका कमेंट मुझे उधार रहेगा। ज्योति पाठक जी, रमेश शर्मा जी, तमाम लोगों को मैं कुमार को जी। दोस्तों आज शख्सियत के दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में मैं अब एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं जिस शख्सियत से मिलने के बाद
अगर आप दो काम होने वाले हैं, या तो इस शख्सियत से मिलने के बाद आप अपनी जिंदगी के सारे बहाने भूल जाएंगे, आप सारे बहाने बंद कर देंगे, और या उसके बाद आप सिर्फ बहाने ही बना पाएंगे, जिंदगी में और कुछ तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस शख्सियत को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो शख्सियत हमारे हनुमानगढ़ फतेहगढ़ के एक छोटे से गांव, वो शख्सियत जिसने एक छोटे से गांव की विजय पताका विदेशों तक फैलाई और हमारे पूरे राजस्थान का नाम, पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अर्जुन अवार्डी, महाराणा प्रताप अवार्डी, 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट, रावली अवार्डी, और अगर मैं अवार्ड गिनने बैठ जाऊं तो शायद मुझे 15 मिनट अवार्ड में लग जाएंगे। मैं ऐसी शख्सियत आदरणीय श्री जगसीर सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे अपनी बात, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा, आप सब लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। सर, मेरा पहला सवाल जगसीर सर, तमाम लोग हमसे जुड़ चुके हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी कर रहा हूं। जगजीत सर, जब मैंने आपका पढ़ा, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, यकीन जानिए मेरा भतीजा भी मतलब वो एथलीट है, प्रैक्टिस करता है, तो मुझसे कह रहा था बेटा हौसलों से गेम खेले जाते हैं, शरीर से नहीं, तो थोड़ी हिम्मत और हौसला बढ़ाओ। मेरा सवाल पहला सर, लोग फोन लगाते हैं सर किसी को और फोन कट जाए तो किस्मत को कोसने लगते हैं, यार नेटवर्क नहीं आ रहा, यार हमारी तो किस्मत ही खराब है। लोगों का दूध फट जाए तो किस्मत को रोने लगते हैं। यहां तो हाथ कट गया आपका, आपने तो किस्मत को नहीं कोसा, आपने तो किस्मत का रोना नहीं रोया। ये हौसला, ये जज्बा कहां से आया जगसीर सर? सर, क्या है कि बचपन होता है खेलने कूदने का बच्चों का, तो मेरा बचपन में 7-8 साल का था, तो खेत में खाना लेके जा रहा था, मेरे लाइट का करंट लग गया, उसके बाद सारा हाथ जल गया। 3-4 महीने में हॉस्पिटल रहा, तो मेरा हाथ जलने के बाद बिल्कुल खराब हो गया, तो डॉक्टरों को काटना पड़ा। हाथ कटने के बाद मैं बचपन था, मुझे इतना समझ नहीं थी, पर परिवार वालों को सबको पता था भी आगे आने वाला टाइम कैसा होगा। पूरा परिवार टूट गया था, तो धीरे धीरे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो स्कूली लेवल से थोड़ा थोड़ा खेलता था मैं, कबड्डी वगैरह, कुछ दौड़ लगाता था। तो 2004 के अंदर मैंने +2 करी KR स्कूल संगरिया से। तो कृष्णपाल गुदारा, राजेश गुदारा जी ने काफी स्पोर्ट्स में सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया कि पैरालंपिक गेम्स होते हैं ऐसे करके। फिर मैं हनुमानगढ़ आया, तो बचपन जो मुझे खेलने का था, फिर RD सिंह सर से मिला मैं आके, तो मेरा बचपन में ये सारी चीजें हुई, होने के बाद मेरा हौसला कभी कम नहीं हुआ, और आज भी मेरा ऐसे ही हौसला है। क्या बात है सर। एक लड़का कॉलेज कैंपस में घूम रहा है, उस लड़के पे अचानक RD सर की नजर पड़ती है, और वो सर उससे पूछते हैं, RD शर्मा सर पूछते हैं उस लड़के से कि क्या तुम दौड़ोगे? लड़के का जवाब होता है कि जूते मिल जाए तो दौड़ लूंगा, जूते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने ऐसा कहा आपसे, हाँ, हालांकि आप सब समझ गए होंगे जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं, वो हमारी शख्सियत अर्जुन अवार्डी, हमारे लिए आदरणीय जगसीर सर है। लेकिन सर, जब अचानक किसी ने ऐसा कहा तो लोगों के मुंह से पहला तो जवाब ये निकलता, अरे सर मैं कैसे कर लूंगा, सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन आपके मुंह से तो ये निकला, यस सर आप कहिए। यानी आपके लिए जो जो एक चैलेंज था, उसी को आपने अवसर में बदल दिया। सर, क्या था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, सब कुछ पाने के लिए था। जब भी मैंने कहा कुछ करूंगा तो पाऊंगा, मेरे खोने के लिए क्या, जो खोना था वो खो गया सब कुछ। तो उसके बाद सर ने इसी बात बोली, तो मैंने कहा भी सर मेरा घर में जाने का वैसे मन नहीं लगता है, लोग कुछ दोस्तों, फिर थोड़ा सा चैलेंज आया है। मैं आज माजरत चाह रहा हूं, अगर मैं ज्यादा कमेंट तो इसलिए भी जानबूझ के नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास समय है तो मैं बिल्कुल अब पढ़ूंगा। आज जितने लिख रहे हैं, 2008 के बाद मेरी पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने हार्ड वर्किंग काम शुरू कर दिया। एक दिन अचानक मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरा पूरा जीने का तरीका ही चेंज हो गया। उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई शुरू की। आज मैं मिल लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा हूँ, और जो पढ़ाई मैंने 10 साल पहले छोड़ दी थी, उसी पढ़ाई को मैं वापस कर रहा हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ आशिफ भाई, आपके इस जज्बे को, इस हौसले को। गुरप्रीत सिरा जी, आप सैल्यूट है आपको, बहुत बहुत। गुरप्रीत सिरा जी गुड मॉर्निंग। जगसीर सर, राम बैसोया जी, राम बैसोया चाचा जी, नमस्कार सभी भाइयों को जी। बिश्नोई रॉकी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग अमर चौधरी सर, सत श्री अकाल। जगसीर भाई बहुत बहुत स्वागत है बिश्नोई सर आपका। गगनदीप सोनी जी, वाह सर। राजेश सैनी जी, हार्दिक अभिनंदन जी सर। पूजा वेलकम सर। भवानी जस्वी जी, हेलो जगसीर सर। मैं तमाम लोगों के नाम मैं माफी चाह रहा हूँ आज के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि जितनी बातें आप तक पहुंच जाए, जितना मैसेज आप तक पहुंच जाए, जितना
हौसला आप तक पहुंच जाए और आपके कमेंट मुझ पर सबके उधार रहेंगे। मैं कल इत्मीनान से सबके कमेंट जरूर पढ़ने वाला हूं। बात चल रही थी दोस्तों हमारी मुश्किलों की, चुनौतियों की, समस्याओं की हम बात कर रहे थे। और यार मैं ये कह रहा था कि जब बाज आकाश में उड़ता है, जब पक्षी आकाश में उड़ता है, तो उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट क्या लगती है? कोरोना वॉरियर्स अमर चौधरी जी, आपको रमेश मेघवाल सर का, मैं स्वतंत्र जी का मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। एसकेडी की जितनी तारीफ करे उतनी ही, और आपको निशब्द क्या कहूँ सर, ये तो आप लोगों का सम्मान है, प्यार है। आज के ऐतिहासिक मेहमान जगजीत सिंह जी के जज्बे और जुनून को सैल्यूट। लॉकडाउन में आपने ये कार्यक्रम चलाकर जान भर दी और ऐसी महान हस्तियों से अपने घर में बैठे रूबरू कराया जिन्हें देखने और सुनने की इच्छा अधूरी थी, वो आपने पूरी की है। इस आनंद और ज्ञान को, बेहतरीन शख्सियत, आपको सैल्यूट। ये कार्यक्रम लोगों को एकजुट कर बहुत कुछ सिखाता है। मैं एसकेडी और आप और आपकी टीम को जो भविष्य की कामना करता हूँ। भूपेंद्र सिंह संधू सर का भी नाम आपने लिखा था, मैं उनको बहुत मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। बहुत बेहतरीन शख्सियत है, बहुत प्यारे इंसान है, उनको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद। रमेश मेघवाल राष्ट्र खबर संवाददाता खरसाना से लिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं यकीन जानिए दोस्तों आप तमाम लोगों का, गुरप्रीत सीरा जी धन्यवाद अमर सर, आपने मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी की, इसलिए आपका धन्यवाद। सुनील कुमार विराट जी थैंक्स बड़े भाई साहब। गुरप्रीत जी आपने कल कहा था जगसीर सर को बुलाएं, मैंने कल भी कहा था कि आप हमें बताएं आपकी नजर में अगर कोई ऐसी शख्सियतें हैं, देखिए जिन्होंने वास्तव में वो मुकाम न केवल हासिल किया है, चुनौतियां और सामने हौसलों के साथ उन्होंने उस काम को पूरा किया। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम लोग लोगों तक पहुंचे, शख्सियतें लोगों तक पहुंचे। दोस्तों मैं बात कर रहा था, सुनील सर बहुत स्वागत, मैं बात कर रहा था आपसे कि जब आज आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ता है, तो बताइए उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? वो किस चीज को ऐसा सोच रहा होता है कि अगर ये ना हो तो मैं बहुत तेज उड़ूं, मैं बहुत तेजी से उड़ लूं, ये मेरा रास्ता रोक रही है। बताइए क्या है वो? के सिद्धार्थ साहब का कमेंट था कि आपके बात फैक्ट थी और मेरे बात आशीर्वादात्मक। बिल्कुल सिद्धार्थ साहब आपने सही कहा था। बताइए दोस्तों वो कौन सी चीज है जिससे उस पक्षी को, उस बाज को अपने रास्ते की रुकावट लगती है, जो उसे लगता है कि ये रुकावट ना हो, ये चीज ना होती तो मैं कमाल कर देता, पता नहीं मैं क्या कर देता, मैं कितनी तेज उड़ लेता। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं जानता हूं ऑनलाइन रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे टाइम लगा के दीजिए, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, मैं तब तक तमाम लोगों से जुड़ लेता हूँ। शालिनी जी उत्पादक भी कह रहे हैं, रमेश शर्मा जी शानदार, जगन सिंह सोनी जी, भवानी जसवी जी हेलो सर, स्वतंत्र पाठक जी भी प्राउड ऑफ यू शालिनी, रमेश शर्मा जी वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, नितिन सुथार जी स्वागत सर आपका, राजेश सैनी जी, नरेंद्र कुमार सोलंकी जी, पलक महेश्वरी जी, अजय मलकत जी, शीतल वर्मा जी वेलकम, मॉर्निंग सर, वार्म वेलकम, वंदे मातरम सर, अमित श्रीवास्तव जी स्वागत है सर आपका, भवानी जसवी जी, जगजीत सिंह सर, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे जरा आंसर दीजिए। एयर, हवा, सरिता भाटी चौहान जी ने कहा है हवा। अलबती जाट साहब कह रहे हैं, नेहा यादव मैम स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए मुझे क्या है उस पक्षी के, बिल्कुल सरिता जी ने कहा है हवा, बिल्कुल सही दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों का आंसर जानता हूँ और आंसर होगा हवा। उस पक्षी को, उस बाज को लगता है कि अगर ये हवा ना हो ना तो पता नहीं मैं कितनी तेज उड़ लूं, ये हवा मुझे तेज उड़ने से रोकती है। चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, उस हवा को उसकी जिंदगी में से निकाल देते हैं, हवा को उसके रास्ते से निकाल देते हैं। अब तो वो बहुत तेज उड़ेगा ना, नहीं उड़ पाएगा। क्यों? दरअसल वो जिस हवा को अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझ रहा है, वो ये जानता ही नहीं उसके उड़ने की, जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह भी वो है। वो हवा उसके रास्ते की रुकावट नहीं, उसके उड़ने का कारण है। ये मुश्किलें, ये चुनौतियां हमारे रास्ते की रुकावट नहीं, हमारे कामयाब होने के कारण है, हमारे आगे बढ़ने के कारण है। दोस्तों मैं अपनी बात में आगे बढ़ूंगा उससे पहले हम एक पोस्टर यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात को आप तक पहुंचाने की। अभिषेक बिश्नोई सर, जो पिछले 28 तारीख से, 28 अप्रैल से घर से लापता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये फोटो, ये व्यक्ति कहीं दिखते हैं, ये लड़का कहीं दिखता है, कहीं दिखते हैं, तो या तो आप फोटो लेकर रख लें, कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेट करें, अपने आसपास के लोगों से बताएं, ताकि देखिए आप समझ सकते हैं जिसका बच्चा होता है उस पर क्या बीतती है, उस पर क्या गुजरती है। तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, ये भी एक बहुत सामाजिक कार्य है, बहुत जरूरी काम है, हम एक दूसरे के काम आए, कोशिश कीजिएगा, शायद आपकी मेहनत आपकी मेहनत काम आए। आज को लगता है हवा ना हो तो उसके उड़ने में मुश्किल होगी, और हकीकत ये है दरअसल उसके उड़ने की ये चुनौतियां, ये मुश्किलें,
परेशानियां, ये समस्याएं हमारे रास्ते की रुकावट, हमारे रुकने का नहीं, हमारे बढ़ने का कारण है। अगर ये रास्ते, एक एक सवाल पूछता हूँ, अगला सवाल पूछता हूँ दोस्तों, चलिए बताइएगा, आंसर दीजिएगा, कनेक्ट करिएगा। गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं? गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं बताइए? गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं बताइए मुझे। श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन 2020-21 कॉन्टैक्ट नाउ। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोविजनल एडमिशन लिए जा रहे हैं। 12th के रिजल्ट नहीं भी आए तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और हम ये मतलब कि प्रोविजनल एडमिशन बोलते हैं उसको, ताकि आपको फिर कैओस ना हो, फिर दिक्कत ना हो। तो जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तब आप उस एडमिशन को बिल्कुल कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं आएंगे तो रिफंडेबल होगा, ये तो बट ऑब्वियस है, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। बताइए दोस्तों, गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जो सुन रहे हैं मुझे, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो मुझे बताएं गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं। जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं जानता हूं टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम लग रहा है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, आप आंसर कर सकते हैं। गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं? शीतल वर्मा जी, लखविंदर शर्मा, लक्की जी, नेहा यादव जी, मैम ने आया तो मेरा स्वागत है। बताइए दोस्तों, गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं? इट टेक्स टाइम, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, कोई बात नहीं, बताइए। सभी फैमिली के लोग हैं, बात तो करनी ही है। जो लक्ष्य को पूरा करता है वो सिकंदर कहलाता है। गाड़ी रोकने के लिए जिससे कोई हा 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 हा। आपने बात तो बहुत अच्छी कही है शर्मा माली जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरा पॉइंट ये है, बस आपने बिल्कुल सही लिख दिया। गाड़ी में ब्रेक, गाड़ी, आपने जो अगली पॉइंट लिखी आप उससे कनेक्ट करके बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों, गाड़ी में ब्रेक, ब्रेक लगाने या गाड़ी रोकने के लिए नहीं, गाड़ी की गति कम करने के लिए नहीं, गाड़ी में ब्रेक होते हैं गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए। ये जो आप गाड़ी को 100 की स्पीड पे ले जाने की हिम्मत दिखा रहे हो ना, ये जो आप गाड़ी को 120 की स्पीड पे ले जाने की हिम्मत दिखा रहे हो, ये हिम्मत आप इसलिए दिखा पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी में ब्रेक है। अगर कुछ गड़बड़ हुई, कोई समस्या हुई, तो गाड़ी में ब्रेक मार दूंगा। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हुए ना, तो 120 की स्पीड तो छोड़ दो, 20 की स्पीड में भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे हम। ये ब्रेक हमें रोकने के लिए नहीं होते, ये ब्रेक हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए होते हैं। ये मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं होते, हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए होती है। राजेश सैनी जी कह रहे हैं, मैं जगदीश सिंह जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि अभी डूबा नहीं हो सूरज, जरा शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, एक बार नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, एक बार नाम तो होने दो। सैनी साहब, अच्छी लाइन है आपकी, बहुत अच्छी लाइन है। प्रदीप सिंह सिसोदिया जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रदीप सर, स्वागत आपका। एक अगला सवाल था दोस्तों मेरा, और मैं सोच रहा हूँ कनेक्ट करें, रिस्पॉन्स बनाए रखें दोस्तों, इंटरेक्टिव बनाए रखें। मेरा अगला सवाल, मैं 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं 2 लोगों के मॉनिटर चल रहे हैं, मॉनिटर समझता है जिसमें उनकी हार्ट बीट चलती रहती है, देवेंद्र सिंह सर थैंक यू सो मच, जिसमें हार्ट बीट चलती रहती है। दोस्तों, मेरा उदाहरण समझना क्या है, 2 लोगों की हार्ट बीट मैं आपको बता रहा हूं। एक ऊपर वाला जो है उसकी हार्ट बीट ऐसे स्ट्रेट है, उसकी सीधी है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी है, और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची। दोनों का मतलब बताइए क्या है? जी गुड मॉर्निंग, स्वागत जी, बताइए दोनों का मतलब क्या है? एक की हार्ट बीट ऊपर वाले की बिल्कुल सीधी है, एक की हार्ट बीट ऐसी ऊपर ऊंची नीची, ऊपर खाबड़ है, ऊपर नीचे है। बताइए दोनों का मतलब क्या है? आपने दोनों के मॉनिटर देखे, क्या मतलब निकालेंगे आप? बताइए दोस्तों। मैं जानता हूँ 10-15 सेकंड लगेंगे, पर कोई इशू नहीं, आप आंसर दीजिए, तब हम कनेक्ट करेंगे। जी गुड मॉर्निंग, विदाउट एम नो लाइफ। ज्योति इंसान जी, क्या बात है ज्योति मैम, विदाउट एम नो लाइफ। बताइए दोस्तों, क्या मतलब है? एक व्यक्ति की
ऊपर वाले की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, हार्ट बीट की लाइन स्ट्रेट है, नीचे वाले की जो हार्ट बीट की लाइन है वो ऊपर खाबड़ है, ऊपर नीचे है, ऊंची नीची है। दोनों के मायने, दोनों की मीनिंग बताइए। जैसे कोई रिस्पॉन्स आएगा मैं डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूँ इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा समय लगता है ऑनलाइन रिस्पॉन्स आने में, और यहाँ तो वैसे भी इन दिनों बहुत दिक्कतें चल रही हैं। बताइए दोस्त, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हो, हालांकि मैं आपका आंसर जानता हूँ, आंसर तो मैं आपका जान चुका हूँ। ऊपर वाले की लाइन जिसकी स्ट्रेट है और जिसकी ऊंचाई नीचे है, आंसर तो मैं जानता हूँ कि आप क्या समझे होंगे। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? बिल्कुल सही। सही दबाटी चौहान जी लिख रहे हैं, स्ट्रेट हार्ट बीट शो दैट ही इज डेड एंड जिगजैग शो दैट ही इज अलाइव। बिल्कुल ठीक सरिता जी। ऊपर वाले की जिसकी लाइन सीधी है मतलब वो ऊपर वाले के पास चला गया, और जिसकी लाइन वो जिगजैग है, ऊपर खाबड़ है, ऊपर नीचे है, इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। चौधरी जोगेंद्र गोतारा, बहुत बड़ी बात लिखी आपने सर। जिसकी लाइन जिगजैग है, ऊंची नीची है, मतलब वो जिंदा है। और दोस्तों हम सबसे बड़ी गलती करते ही क्या है, हम सुबह सुबह उठेंगे, भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के सामने माथा टेकेंगे और पहली प्रार्थना क्या करेंगे? हे मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे, दिक्कतें मत दे, चुनौतियां मत दे, मेरी जिंदगी को उबड़ खाबड़ मत बना। शुक्र करो ऊपर वाला सुन नहीं रहा, वरना ऊपर ही बुला लेगा, लाइन को सीधी कर देगा। वो कहेगा आजा बेटा, तेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव खत्म कर देता हूँ, तेरी जिंदगी की समस्याएं खत्म कर देता हूँ, इस लाइन को सीधा कर देता हूँ, आजा, तुझे ऊपर बुला लेता हूँ। मेरे दोस्तों, ये गलती कभी मत करिएगा जिंदगी में कि मेरे मालिक ईश्वर को समस्या मत दे, चुनौतियां मत दे, परेशानियां मत दे, दिक्कतें मत दे। ईश्वर से प्रार्थना ये करो कि मेरे मालिक दिक्कत दे, समस्या दे, चुनौतियां दे, प्रॉब्लम दे, मुश्किलें दे, और मुझे इतना हौसला, हिम्मत, जज्बा दे कि मैं उन समस्याओं का सामना करके, उन समस्याओं को पार करके, उन चुनौतियों के कंधों पर चढ़कर, उन मुश्किलों को नीचे दाबकर मैं जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकूं। मेरी वजन कम मत कर, पर मेरी पीठ मजबूत कर। ये मुश्किलें शर्म वाली जिंदगी में कई घटने आएंगे, घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या बड़ी बात कही है शर्मन सर आपने कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो। राजेंद्र बेंद्रा जी हमारे भाई हैं, उनकी एक लाइन, उन्होंने उनके पेज पर मैंने लाइन पढ़ी थी कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, और जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। ये मुश्किलें तो हर सफर का, मैं तो मुश्किलों को हमेशा कहता हूँ दोस्तों मुश्किल, मैं मुश्किल को मुश्किल कहता ही नहीं, मैं इनको मुश्किल कहता हूँ। तिल, जिसके चेहरे पर, जिसके गाल पर तिल लग जाए, उसकी जिंदगी की खूबसूरती उसके चेहरे की खूबसूरती कई गुना बढ़ा देती है मुश्किलें। तो मुश्किलें तो आभूषण है। ये मुश्किल रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे, और मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है। कैसे कोई राह चलना छोड़ दे, इन मुश्किलों की वजह से कोई राह चलना थोड़ी छोड़ा जाता है। कल हमारे एक मित्र मुकेश चावला सर, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ था और बैठ के उस नदी को देख रहा है। तभी वहां पे एक आदमी जो थोड़ी दूर खड़ा हुआ था, वो आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, यार तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? बोले नदी को देख रहा हूँ। बोले देख क्यों रहा है? बोले मुझे पार जाना है नदी के। तो बोले फिर देख क्यों रहा है, बैठा क्यों है, जाता क्यों नहीं? बोले दरअसल जब ये नदी का पूरा पानी गुजर जाएगा ना, तब मैं पार जाऊंगा, जब ये पूरा पानी निकल जाएगा तब मैं पार जाऊंगा। तो आदमी बोलता तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है क्या? ऐसे कोई नदी का पानी खत्म होता है क्या? ये नदी का पानी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो बोलता है वो आदमी, तो फिर जो तू 10 मिनट से 15 मिनट से फोन पे अपनी समस्याओं का रोना रो रहा था कि जिंदगी में इतनी समस्या है, ये समस्या खत्म हो जाए तो ऐसा करूं, वो समस्या खत्म हो जाए तो ऐसा करूं, ऐसा हो जाए तो ऐसा करूं, ऐसा हो जाए तो वो ऐसा करूं। उसने कहा बेटा ये समस्याएं तो उस दिन खत्म होगी जिस दिन तुम चार के कंधों पे जाओगे, ये समस्याएं उस दिन खत्म होगी जिस दिन शमशान या कब्रिस्तान में पड़े रहोगे। जब तक हो तब तक ये समस्याएं हैं, जब तक ये नदी है तब तक ये पानी है, और जिस दिन ये पानी नहीं रहेगा उस दिन तो नदी नहीं बचेगी, सूख ही जाएगी। तो इसे नदी कहने वाला भी कौन बचेगा? ये जिंदगी तब तक जिंदगी है जब तक इसमें चुनौतियां, समस्याएं, परेशानियां हैं। इनसे डरना छोड़िए दोस्तों, इनका सामना करिए, हौसला करिए और इन्हें पार उतरिए। क्या हुआ जो शख्सियत दिखाई नहीं दे रहे प्रमोद लता जी? बिल्कुल नेटवर्क का इशू है, जैसे ही नेटवर्क कनेक्ट होगा तो बिल्कुल हमसे जुड़ जाएंगे। पांच भाई लिख रहे हैं गजब, थैंक यू सो मच जी। आंसू आए तो खुद पूछ लेना, दूसरे पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भवानी का
बात तो भवानी भाई आपकी बिल्कुल ठीक है, पर ऐसे सेंटेंसेस ने ही जल्दी सारे देश को, सारी दुनिया को ना नकारात्मक बना दिया। हमारे दिमाग में लोगों ने ऐसा बैठा दिया है। भवानी भाई आपकी बात को मैं ले लेता हूँ। दरअसल हुआ क्या है, ये बात तो आपने सही कही है। मैं ये कहता हूँ दरअसल हमारे लोगों के साथ, हम सबके साथ एक समस्या हो गई है। हम एक ट्रैप में फंस गए हैं, हम एक जाल में फंस चुके हैं। जाल बताता हूँ क्या है। एक बार मैं एक सेशन ले रहा था, सतीश कुमार चौधरी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं एक बार सेशन ले रहा था, तो एक साहब खड़े, और ये हम सबका डायलॉग है, किसी एक का डायलॉग नहीं है, ये हम सबका डायलॉग है। एक साहब खड़े हुए और खड़े होकर बोले, ये रिश्तेदार किसी के काम नहीं होते। मैंने क्या हुआ? बोले सर हम अपने मामा जी के काम आए थे और वो हमारे काम नहीं आए, रिश्तेदार कभी किसी के काम नहीं आते। मैंने कहा फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? बोले सर हम अपने मामा जी के काम आए थे, रिश्तेदार तो किसी के नहीं होते, हम अपने मामा जी के काम आए, मामा जी हमारे काम नहीं आए, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। मैंने कहा फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? बोले सर रिश्तेदार किसी के नहीं होते, हम अपने मामा जी के काम आए थे। मैंने कहा बस यही रुक जाओ। मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते, और तुम कह रहे हो कि तुम अपने मामा जी के काम आए थे, तो तुम अपने मामा जी के रिश्तेदार नहीं हो क्या? और तुम तो काम आए थे। और उस प्रोग्राम में 100-150 लोग थे। फिर मैंने 100 के 100-150 से कहा कि वो आदमी हाथ उठाए जो अपने रिश्तेदार के काम नहीं आया। एक ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा वो हाथ उठाए जो अपने रिश्तेदार के काम आया है। सबने हाथ उठा दिया। तो मैंने कहा जब तुम सारे रिश्तेदार के काम आए हुए हो, तो फिर वो कौन से रिश्तेदार हैं जो किसी के काम नहीं आते? वो मंगल ग्रह पे पाए जाते हैं क्या? जब तुम 100 के 100 कह रहे हो, और ऐसे 100 के 100 से मैंने 100 बार पूछा है, और सब के सब ये कहते हैं कि हम काम आए हैं, हम काम आए हैं, तो फिर वो काम ना आने वाले रिश्तेदार कौन से हैं? मैं ये पूछता हूं दोस्तों, जिनको आप कह रहे हैं कि और पूछेंगे तो वो सौदा करेंगे, और पूछेंगे तो मजे लेंगे वो। मेरा सवाल ये, उन और में तो हम भी आते होंगे फिर, तो आप ऐसा ही करते हैं क्या? मैं ऐसा ही करता हूं क्या? हम सब ऐसा ही करते हैं क्या? और अगर हम सब ऐसा नहीं करते तो ऐसा फिर करता कौन है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये कुछ डायलॉग थे, ये कुछ बातें थी जो हमारे दिमाग में घुसा दी गई, और फिर हमने इनको बोलना शुरू कर दिया। और इनको बोलने के चक्कर में हमें ऐसे लगने लगा कि दुनिया वास्तव में बहुत बुरी है, दुनिया वास्तव में बहुत खतरनाक है, दुनिया वास्तव में बहुत मतलबी है। हकीकत तो ये है दोस्तों, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया में बहुत रोज शख्सियतों से रोज तो सुन रहे हो। कोई कहता, मैंने अभी तो कहा था जगजीत सर को आरडी सर ने घूमते हुए देखा और उनको वहां से उठा लिया। कल देवेंद्र झाझड़िया सर ने कहा था कि आरडी सर ने उनको स्पोर्ट्स पर्सन बना दिया। श्याम रंगीला सर ने कहा था कि ख्याली सर ने उन्हें पहला मौका दिया। जीटी सर ने कहा था, जीटी सर ने ये कहा था, जीटी जगजीत सर ने, कि मुझे भूपेंद्र संधू सर ने, गुरसेवक अली सर ने, मुझे इन सब ने बहुत सपोर्ट किया, इन लोगों ने। अरे वो कौन है जो सपोर्ट नहीं कर रहे? बताओ तो सही हमें। रोज तो शख्सियत आके यही बता रही है कि फलाने ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने मेरी मदद करी। कल ही तो रबिया साहब कहकर गए थे कि सब संदीप जाट साहब ने मुझे उठाकर स्टार बना दिया। तो फिर वो लोग कौन है जो दूसरों की मदद नहीं कर रहे? वो लोग कौन है जो दूसरों के आंसू नहीं खींच रहे? वो कौन है जो मजे ले रहे हैं? कोई भी नहीं है वो लोग। ये तो हमने डायलॉग बोल बोल के इस दुनिया को इतना बुरा बना दिया कि अब सबको क्या लगने लगी? दुनिया बहुत बुरी है। दुनिया इतनी बुरी नहीं है मेरे दोस्तों, दुनिया बहुत मजेदार है, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत शानदार है। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बताता हूँ ये दुनिया बुरी कैसे हुई। अब मैं फिर कंक्लूड करूंगा 5 मिनट के अंदर इस सेशन को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जगजीत सर से दोबारा मुलाकात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, थैंक यू सो मच। हम जगजीत सर से दोबारा मुलाकात करने वाले हैं। बस इस बात को कंप्लीट कर दूं, इस बात को पूरी कर दूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस क्या बात है। मैम थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्निशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौधरी लोकेंद्र जी लिख रहे हैं, वेकअप विद डिटरमिनेशन, गो बैक टू विद सेटिस्फैक्शन। क्या बात है। शीतल वर्मा जी, फीस एवरी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, बहुत बढ़िया बात है। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ उस मैसेज को समझिएगा। जस्सू भाई ने बहुत अच्छी बात उठाई, मेरा पॉइंट समझना। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं दोस्तों, 7 करोड़ की जगह इस दुनिया में केवल 700 करोड़ की जगह 7 करोड़ लोग हैं। इस बात को मैं कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसको सहारन जी वेरी गुड मॉर्निंग। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यकीन जानो दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत बढ़िया है। लाइन कह दूं बस, उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि ये दुनिया, एक हमारे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए प्रमोद बत्रा साहब। प्रमोद बत्रा साहब एक बात कहते हैं कि गाय दूध देती है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि गाय दूध देती है? सभी जानते होंगे। पर हमारे घर में 7-8 दिन से गाय खड़ी है, आज तक उस गाय ने दूध नहीं दिया। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो गया? मैं जानता हूं, आपका आंसर भी जानता हूं। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकाला जाता है। गाय खड़ी तो है पर मैंने उससे गाय से दूध निकाला नहीं है। ये दुनिया दोस्तों वही गाय है,
ये दुनिया वही गाय है जिसे दूध निकालना आता है। इस गाय से जिसे दूध निकालना आता है वो कहता है दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्ट वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया बहुत अच्छी है। और जिसे दूध निकालना नहीं आता वो सारी जिंदगी इस गाय की बुराई करता फिरता है, इस दुनिया की बुराई करता फिरता है। क्योंकि एक चीज गाय फ्री में भी देती है बिना निकाले, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो जिसको गाय से दूध निकालना आ गया, जिसने मेहनत करी, जिसने कामयाबी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने अपने हौसले दिखाए, जिसने जुनून दिखाया, जिसने कुछ करने की क्षमता दिखाई, वो कहता है दुनिया बहुत अच्छी है। और बाकी के ये कहने लग जाते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम है दुनिया को बुरा कह देना। ना इसमें पैसा लगता, ना एफर्ट लगते, ना कोई डिग्री की जरूरत पड़ती, ना स्किल्स की जरूरत पड़ती, ना टैलेंट की जरूरत पड़ती, ना आपको कुछ करके दिखाना पड़ता। सिर्फ एक लाइन बोलो कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप भी खुश और अपना मन भी संतुष्ट। जी सर। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आज का सेशन हम ओवर कर रहे हैं। आदरणीय जगसीर सर से हमारी मुलाकात कल या परसों दोबारा हम रिशेड्यूल करेंगे। नेटवर्क का जगसीर सर के कुछ ना कुछ चैलेंज रहा होगा, लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, ये मुश्किलें तो अब हमारे रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। मुश्किलों से तो अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो शेर जो है हम सब पढ़ते हैं। चलिए उसी शेर के साथ खत्म करता हूँ। आप तमाम लोगों के लिए शेर कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहिए, आप लोगों के लिए शेर है, हम सब की तरफ से एक दूसरे के लिए शेर है कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो दोस्तों, आप सबका साथ रहेगा, आप सबका सपोर्ट रहेगा, तो मैं दुनिया की किसी भी आंधी से कह सकता हूं कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि मुझे मालूम है हम सब एक दूसरे के साथ हैं। आज के लिए मैं खत्म करूंगा आज के प्रोग्राम को। आदरणीय जगसीर सर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, पर मैं इस वादे के साथ आज का प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं कि जगसीर सर से मैं आपकी डेफिनेटली मुलाकात करवाऊंगा। शीतल वर्मा जी, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू टुमारो। कल मिलते हैं 10 बजे एक नई शख्सियत के